हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ सम डेटा फिजिक्स। स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसी टॉपिक का एक पार्ट है परमाणु बम। क्योंकि परमाणु बम किसका एग्जाम्पल है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का। देखिए हम सारी कुछ बात करेंगे कि भारत ने पहला परमाणु बम परीक्षण कब किया और कहाँ पर किया, राजस्थान में किस जगह पे किया। ठीक है, और परमाणु बम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इससे कितनी ऊर्जा निकलती है और कितने टाइम में परमाणु बम ब्लास्ट होता है, ठीक है, और कितना जो प्रेशर है वो क्रिएट करता है। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए अपन इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन केवल बात करते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या है कि एक ऐसी श्रृंखला, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो विखंडन हो उस पर हमारा कोई नियंत्रण ना हो। इसका मतलब ये कि जो विखंडन एक बार स्टार्ट हो गया तो वह आगे से आगे फिर चलता जाएगा, उसको अपन नहीं रोक सकते, मतलब उस पर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए इसको क्या करते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर, जिससे अपन बिजली बनाते हैं, अनुसंधान करते हैं। बहुत सारी बातें थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या की थी, पढ़ी थी। ठीक है, तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में केवल एक ही एग्जाम्पल आता है, वो कौन सा होता है? परमाणु बम का होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल लिखा है मैंने परमाणु बम। ठीक है, नेक्स्ट, इससे निकलने वाली ऊर्जा पर कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब कितनी भी ऊर्जा निकलती जाएगी, काफ़ी टाइम तक निकलती जाएगी, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जब सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय आप सब लोग जानते हो अमेरिका ने जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा तथा नागासाकी, उस पर सबसे पहले यदि किसी देश ने प्रयोग किया था तो वो कौन सा था? अमेरिका था। अमेरिका ने जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा तथा नागासाकी, वहाँ पर क्या किया था? परमाणु बम का परीक्षण किया था। और ये इतना खतरनाक था कि इसके रिजल्ट आज भी कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम जो रेडिएशन पैदा हुआ था उसके आज भी इफेक्ट जापान पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, ये तो आज सबसे पहले अमेरिका ने कब यूज़ किया। भारत ने आज तक कभी भी किसी पर परमाणु बम का उपयोग नहीं किया, पर भारत ने खुद का परमाणु बम जरूर बनाया है। ये दो पार्ट्स में बना था। एक बार तो जब इंडिया ने ट्राई किया था 18 मई 1974, उस टाइम हम सफल नहीं हो पाए थे। ये शायद लगभग इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। ठीक है, जब हमने कोशिश किया था पर अमेरिका को पता चल गया था तो अमेरिका ने बीच में क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भाई इंदिरा गांधी ने ऐसे बोला था अमेरिका को कि हमें यूरेनियम दीजिए। अब यूरेनियम क्यों दीजिए? क्योंकि हमें बिजली प्लांट लगाने हैं। अब अमेरिका ऐसे तो बिजली प्लांट लगाने देता नहीं, तो उन्होंने क्या किया था कि आओ हम आपको सस्ते में क्या करवाएंगे? बिजली प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लालच दिया अमेरिका को। अमेरिका ने सोचा कि ये क्या करेंगे, बिजली प्लांट लगाएंगे तो इनको लगाने दो। तो जो यूरेनियम बिजली के लिए यूज़ होता था वो हमने किसके लिए यूज़ किया? परमाणु बम के लिए। और ये हमारी चालाकी किसको पता चल गई? अमेरिका को पता चल गई। तो अमेरिका ने बीच में क्या लगा दिया था? स्टे लगा दिया था और भारत को वार्निंग भी दी थी। ठीक है, तो इंडिया ने 18 मई 1974 को पोखरण के राजस्थान में, ये सेकंड था जो पोखरण में किया गया था, ये क्या था? सेकंड था। ठीक है, तो राजस्थान के पोखरण में प्लूटोनियम 239 से बना क्या किया था? परमाणु बम परीक्षण किया था। और यह विस्फोट इतना किसके बराबर था? लगभग 10 से 13 किलोटन TNT के क्या था? बराबर था। ठीक है, कोई भी जैसे बम की क्षमता मापने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? TNT का यूज़ करते हैं। ये एक मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं कि 11 और 13 मई, जब बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, उस टाइम राजस्थान के पोखरण जो क्षेत्र है उसमें पहला 11 और दूसरा क्या 13 मई को 1998 को क्या किया था? परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। ये परमाणु बम का परीक्षण सफल परीक्षण नहीं था। ठीक है, तो ये उस जिस टाइम हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हुआ था। और इंडिया ने बैक टू बैक कितने परीक्षण किए थे? 5 परीक्षण किए थे। ठीक है, अमेरिका के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अमेरिका और स्ट्रिक्ट हो गया था। अमेरिका ने भारत की जासूसी निगरानी रखना शुरू किया था और उसके लिए जब पता चला कि एक अमेरिका का सैटेलाइट है वो घूमता रहता है। ठीक है, और वो भारत की मतलब जो लोकेशन है उसको देखता रहता है कि भाई भारत कुछ कर तो नहीं रहा है, भारत मतलब परमाणु बम बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो उस टाइम की बात है, APJ अब्दुल कलाम को अमेरिका वालों ने बुलाया था कि आप हमारे नासा में आ जाओ और यहीं के लिए काम करने लग जाओ, हम आपको जितने भी पैसे हैं हम वो प्रोवाइड कराएंगे। उस टाइम जब APJ अब्दुल कलाम साहब जब गए थे तो उन्होंने ये देख लिया था कि अमेरिका भारत पर कैसे नज़र रखता है। तो फिर आके उन्होंने क्या किया,
पूरा प्लान चेंज किया। उन्होंने बताया कि एक वो मिसाइल मैन थे, ठीक है, तो वो जानते थे कि कितने टाइम तक एक ऑर्बिट घूम के वापस आ सकता है, तो लगभग 20 मिनट के आसपास का टाइम रहता था। उसी टाइम में हमने क्या किए थे, ये परीक्षण किए थे। और इस पर एक जॉन अब्राहम की मूवी भी बनी है, पोखरण नाम से ही है, देखना बहुत शानदार मूवी है और काफ़ी बच्चों ने तो ये देख भी रखी होगी, ठीक है। अब अपन वापस आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे, जिसका नाम है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो देखिए परमाणु बम की जो क्रियाविधि है वो क्या होती है, इसमें अपन क्या लेते हैं, दो टुकड़े लेते हैं, ठीक है, मतलब दो पिंड लेते हैं जिनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से क्या हो, कम हो, ठीक है। हमने पिंड लिया जिनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम है। अब इनको एक बहुत मजबूत आवरण में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। अब जिनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम है तो के की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। और न्यूट्रॉन के उत्पादन की दर क्षरण दर से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब उत्पादन कम होगा और क्षरण ज़्यादा होगा। कब, जब टुकड़े क्या हो, अलग अलग। हम इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि इनके पीछे क्या करवाते हैं, विस्फोट करवाते हैं, और विस्फोट करवाते ये जुड़ जाते हैं। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर आपने तो 2 पिंड बनाए ना, यहाँ पे तो 4 बना दिए, तो 2 का मतलब दोनों जुड़ के 1 बना लेंगे। अब आपको बहुत इफेक्टिव परमाणु बम बनाना है तो 2 टुकड़े और लगा दो, उसमें क्या हो जाएंगे, फिर 2 परमाणु मिलकर क्या करेंगे, विस्फोट करेंगे। जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे बम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, खतरनाक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस तरफ से क्या करवाते हैं, विस्फोट करवाते हैं। विस्फोट इसलिए करवाते हैं ताकि विस्फोट होगा, इनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी और मजबूती के साथ ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, टक्कर करेंगे तो क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे और के की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप जानते हो के की वैल्यू 1 से अधिक बढ़ गई तो इसका मतलब न्यूट्रॉन के उत्पादन की दर क्षरण दर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब अब हर पीढ़ी में न्यूट्रॉन का बनना पिछले वाली पीढ़ी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब के का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 हो गया तो यह श्रृंखला क्या कहलाती है, अनियंत्रित। इसको एग्जाम्पल से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इस पीढ़ी में 8 बने तो अगले वाले में 10, उससे 12, 14, 18, 20, तो न्यूट्रॉन तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना। यूरेनियम तो उतना ही, यूरेनियम तो बाहर से नहीं डालेंगे ना। इसका मतलब क्या होगा, जो विस्फोट होगा वो क्या होगा, अनकंट्रोल विस्फोट होगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि कि इससे जो एनर्जी निकलती है वो कितनी निकलती है। तो आप मान के चलो कोई भी परमाणु बम बनता है स्टूडेंट, उसमें जो यूरेनियम यूज़ होता है वो लगभग कितना होता है, 1 किलो यूरेनियम। तो 1 किलो यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया बार बटे परमाणु बार, तो 6.02 × 10⁻26 अवोगाड्रो नंबर, और उसमें किसका भाग लगा देंगे, 234 का। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे एनर्जी वगैरह सब, देखिए तो देखिए 1 kg यूरेनियम में जो न्यूट्रॉन्स की संख्या वो कितनी होगी, 6.02 × 10⁻26 अपॉन कितना हो जाएगा, 235। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.56 × 10⁻24 आ गई। अर्थात हमें यह पता चला कि 1 किलो यदि अपन यूरेनियम ले रहे हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये वाले न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। अब विखंडन से ऊर्जा कैसे कितनी निकलेगी, तो विखंडन से ऊर्जा कितनी निकलेगी, अपन जानते हैं कि एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पर विस्फोट करता है तो हमने देखा था लगभग 200 मेगावोल्ट के आसपास क्या होती है, एनर्जी निकलती है। अब इतने न्यूट्रॉन एक साथ क्या करेंगे, विस्फोट करेंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी। वो ये एनर्जी यदि आपको किस में चाहिए स्टूडेंट, जूल में चाहिए, तो जूल में चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई करवा दो, 1.6 × 10⁻13 से। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी लगभग 8.27 × 10⁻13 जूल। ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये होगी विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मान। देखिए कितना आता है, 10⁻13, ठीक है। अपन जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, मतलब समझ पा रहे हो, बहुत बड़ी वैल्यू होगी किसकी, एनर्जी की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी, जो विखंडन से हमारे एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब अपन बात करें कि यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, तो यह लगभग 1.06 × 10⁻6 सेकेंड अर्थात 1.06 माइक्रो सेकेंड में अभिक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अर्थात जैसे ही ये सामान्य विस्फोट हुआ तो जो बड़ा विस्फोट होता है उसमें उसको होने में लगभग 1.06 माइक्रो सेकेंड का क्या लगता है, टाइम लगता है। इतनी फास्ट क्या होती है, यह अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इससे जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 10⁻7 डिग्री
बहुत ज़्यादा होता है, ये 10⁻⁷ डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो प्रेशर बनता है अर्थात वहाँ पे जो दाब बनता है वो 10⁵ वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है। इसको अपन यह बोल सकते हैं कि यह लगभग 20,000 TNT के क्या होता है, तुल्य होता है। और अभी हमने बताया TNT क्या है, एक बम से विस्फोट होने वाले जो मात्रा उसको मापने का क्या है, मात्रक है। तो 20,000 TNT के बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था वीडियो। एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं इसको परमाणु बम के बारे में, या दूसरे प्रकार से बोले तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में। देखिए स्टूडेंट, ये आपको 3 नंबर में पूछ सकता है, ज़्यादा में ये नहीं पूछेगा। ठीक है, 3 में ये पूछ सकता है कि भाई परमाणु बम की क्रियाविधि बताओ और थोड़ा बहुत अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में बताओ। और केवल आपको परमाणु बम पूछे 1.5 नंबर में या 3 नंबर में, तो मैंने इसलिए इनको सेपरेट किया। इस तरफ परमाणु बम है, इस तरफ अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और इसकी क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको परमाणु बम का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटिव कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरीज रह जाती है, तो जो हमारा SMDT का ग्रुप बना हुआ है उस पर आप मैसेज करके, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।